दिल्ली सरकार में अभी काबिज आम आदमी पार्टी ने इस बिल पर कड़ा ऐतराज जताया है। आज संसद में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने इसका विरोध भी किया है। इसी बिल में क्या है और इसके क्या फायदे नुकसान है, हमारे साथ बात करने के लिए मशहूर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी हैं। सुभाष कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में। और हम जानना चाहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, यह बिल क्या है? देखिए, एक मूल बात यह है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब है केंद्र प्रशासित प्रदेश। तो दिल्ली में गवर्नमेंट प्रेसिडेंट चलाता है थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। एक इलेक्टेड असेंबली कंसीड की गई है और एक चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसीड किए गए हैं, लेकिन उनके अधिकार सीमित हैं। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट जो 7th शेड्यूल में है, कॉन्करेंट 3 लिस्ट, वो एक तरह से अप्लाई नहीं करती दिल्ली पर, क्योंकि बेसिकली ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो असेंबली के अधिकार हैं और गवर्नमेंट के अधिकार हैं वो सीमित हैं। एक तो पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर completely excluded हैं by the Constitution and by 239 AA and by the NCT Act। वो तो excluded हैं। उसके अलावा स्टेट लिस्ट में भी ऐसा नहीं है कि पूरी पावर दिल्ली असेंबली के पास हो। उसमें वो कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर यूनियन पार्लियामेंट भी कानून बना दे तो यूनियन पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल करेगा और दिल्ली का नहीं प्रिवेल करेगा। स्टेट में भी अगर पार्लियामेंट कानून बनाती है तो वो प्रिवेल करेगा और दिल्ली असेंबली का नहीं प्रिवेल करेगा। ये पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी और जो एनसीटी एक्ट है उसके अंदर भी। और जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको पावर है सेक्शन 9 एनसीटी एक्ट में कि वो मैसेज भेज सकते हैं किसी भी लेजिस्लेशन के बारे में असेंबली को। तो वो असेंबली को मैसेज भेजकर भी ये बता सकते हैं कि उनकी पावर का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा इस एक्ट से, क्योंकि पार्लियामेंट को वो एक्सटेंसिव पावर है इवन इन द स्टेट लिस्ट। इवन इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में तो है ही, स्टेट लिस्ट में भी कॉन्करेंट पावर है दिल्ली के केस में। तो वो कोई भी कानून बना सकती है पार्लियामेंट और वो किसी दिल्ली असेंबली के अधिकार का या गवर्नमेंट के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता। तो ये जो एक बिल जैसे लाया गया है, तो फिर तो ये किसी तरह का संवैधानिक जो जैसे आम आदमी पार्टी या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो ये एक तरह से संविधान की हत्या है और इसमें फिर चुनी हुई सरकार की ये पॉलिटिक्स है, मतलब इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीति है, कोई कानूनी तौर से, संवैधानिक तौर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और संसद अपने अधिकार क्षेत्र में है। संसद और जो केजरीवाल कर रहे हैं या जो दिल्ली असेंबली में हो रहा है वो सब राजनीतिक दलगत राजनीति है। अच्छा, और सर जैसा उन्हें भी मालूम है, मालूम होना चाहिए कि संवैधानिक और कानूनी तौर पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता एतराज करने का। तो ये जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली सरकार को इस
239 AA के तहत अधिक अधिकार दिए थे। अब इस बिल के आने से वो अधिकार फिर वापस उपराज्यपाल के पास आ जाएगा, तो क्या दिल्ली की जनता को इससे फायदा होगा? वो उससे स्पष्ट हो जाएगा जी। जो दुविधा थी वो स्पष्ट हो जाएगी। वैसे पहले भी दिल्ली गवर्नमेंट को अधिकार जो है वो सीमित है जी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी जो अधिकार था वो ये था कि अधिकार उनको है और वो कानून बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले सकते हैं जी, जी, लेकिन अगर यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन पार्लियामेंट उसके विरुद्ध बनाए तो वो प्रिवेल करेगा। अच्छा, अगर यूनियन पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट उसमें दखल नहीं देती है तो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जी और वो बना सकते हैं। लेकिन अगर यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन पार्लियामेंट उसके विरुद्ध कोई निर्णय लेती है तो वो ही प्रिवेल करेगा। तो अब ये जो बिल है ये अगर एक्ट बन जाता है तो ये प्रिवेल करेगा। मतलब जो भी उपराज्यपाल जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सर्वे सर्वा है जिन्हें संविधान से मान्यता मिली हुई है उनका फैसला ही मान्य होगा। सरकार अपनी तरह से चाहे वित्तीय हो या अन्य प्रशासनिक फैसले वो लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। तो क्या सर हम लोग दिल्ली में रहते हैं, देश की राजधानी है, तो इससे क्या मतलब कोई फायदा है या नुकसान लोगों को होगा? जैसे अभी अब ये तो लोगों पर डिपेंड करेगा और सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करती है। तो लोगों के हित में अगर मालूम देगा लोगों को तो वो खुश होंगे उससे और अगर वो हित में नहीं मालूम देगा तो नाराज होंगे जनता। जैसे जनता को तो रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, जैसा कि पिछले कार्यकाल में भी देखने में आया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जो कुछ फैसले लिए थे उन फैसलों को उपराज्यपाल ने पलट दिया है। जैसे राशन की होम डिलीवरी हो जो दिल्ली सरकार चाहती है कि हम राशन घर घर लोगों तक पहुंचाएं, उस फैसले को भी उपराज्यपाल ने पलट दिया था। इसके अलावा अनधिकृत कॉलोनियों में चाहे काम कराने की हो जो विधायक अपना फंड लगा सकते हैं, उन फैसले को भी उपराज्यपाल ने पलटा। यहां तक कि सीसीटीवी जो दिल्ली सरकार लगाना चाहती थी उसमें भी उपराज्यपाल ने काफी समय तक उसे होल्ड रखा, फिर परमिशन दी। तो सरकार का कहना था कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमें उपराज्यपाल जो है वो करने नहीं देते। अब ये तो फिर राजनीति की बात है जी कि राज्यपाल नहीं करना देते। जो जिन क्षेत्रों में पूरी स्वाधीनता है दिल्ली असेंबली को उस पर कंसंट्रेट करें और उसी में बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें न कर कर और ये एलिबाई बनाना ये कि हम को स्वतंत्रता नहीं है, ये तो राजनीति के क्षेत्र में है, दलगत राजनीति है। वरना देखे शीला दीक्षित की सरकार 15 साल रही और ऐसे टाइम में भी रही जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी सेंटर में और ऐसे टाइम पर भी रही जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। वो राज्यपाल के पास जाती थी, कोशिश करते थे हर हफ्ते एक बार राज्यपाल के पास मिलकर, तो इन कोऑपरेशन काम हुआ और बहुत काम हुआ दिल्ली में। संविधान यही था, एनसीटी यही था, लेकिन ऑपरेशन होता था, कन्फ्रंटेशन नहीं होता था। तो अगर काम करना चाहें तो बहुत काम किए जा सकते अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर, और अगर नहीं करना चाहें, राजनीति करना चाहें तो जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसमें दखल देकर उसमें काम करने की कोशिश दिखाकर कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं। ये दिखा सकते हैं कि
केंद्रीय सरकार नहीं करना दे रही। तो जैसे संविधान में भी दिल्ली के लिए 239A का प्रावधान किया गया है, जो अन्य संघ शासित प्रदेशों के लिए भी है यहाँ पे। तो जब वहां पे जहां तक आपसे बात हुई और समझा मैंने, तो जब वहां पर भी एक संवैधानिक जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसके तहत, हाँ पुदुचेरी में, जी पुदुचेरी में ऐसा ही है जी। वहाँ कुछ समस्या नहीं आती। हाँ, यहाँ क्यों समस्या आती है? क्योंकि यहाँ राजनीति ज्यादा हो रही। और अभी जो नए संघ शासित प्रदेश बने हैं, चाहे हम लेह लद्दाख की बात करें और वहाँ, तो यहाँ पर भी इसी अधिकार के तहत ही सरकार वहाँ पे काम करेंगी। जो उपराज्यपाल है वो सर्वे सर्वा है वहाँ फैसले लेने के लिए। तो आपका अगर कन्फ्लिक्ट हो, हाँ, अगर कन्फ्लिक्ट नहीं हो तो स्मूथली चल सकता है। अपना अपना क्षेत्र में रहकर अगर दिल्ली गवर्नमेंट काम करती है या पुडुचेरी गवर्नमेंट काम करती है तो कोई कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं आती है। तो स्मूथली सब कुछ चलेगा। जी, जो अधिकार क्षेत्र में अपने नहीं है एरिया, उनमें अगर आप काम करते हो और यूनियन गवर्नमेंट उसके खिलाफ है तो नहीं चलेगा। यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो यानी ये जो कन्फ्लिक्ट होगा, अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट, वो प्रिवेल करेगी। अगर कन्फ्लिक्ट नहीं हो तो स्मूथली चले तो कोई समस्या नहीं है। तो यानी ये जो लोकसभा में बिल आया है, इससे मतलब पूरा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये बिल लाया गया। संवैधानिक है, हाँ, नितांत संवैधानिक है। और ये स्पष्टीकरण के लिए है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से स्पष्टीकरण आवश्यक समझा गया और संवैधानिक स्थिति के अनुरूप है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक और श्रोता भी हैं इस बिल को अब स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। ईटीवी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।